हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स की जो यूनिट नंबर 1 है उसका वन शॉट करेंगे। और ये जो यूनिट है इसके मार्क्स वगैरह सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं सब्जेक्ट किसका है। तो ये सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में सेमेस्टर 4th के लिए है। ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है जो कि 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। बिजनेस एनालिटिक्स सेमेस्टर 6 में। Subscribe to the channel because it's free. I come up with new videos every Tuesday. तो पहले हम इसके सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस है वो देखते हैं। तो देखो, सिलेबस में हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 है जिसका डेटा प्रिपरेशन, समराइजेशन, विजुअलाइजेशन यूजिंग स्प्रेडशीट, ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है। देन गेटिंग स्टार्टेड विद आर, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स यूजिंग आर, प्रेडिक्टिव एंड टेक्सचुअल एनालिसिस। तो ये यूनिट है हमारी 5। तो यूनिट नंबर ये हमारे लेसन्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 का लेसन है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, देन हमारा लेसन नंबर 2, देन 3, 4, 5 एंड 6। तो जो लेसन नंबर 1 है या फिर बोले तो यूनिट 1 है वो है 15 मार्क्स की। सो अगर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते हो एंड जो भी मैंने समझाया सारे समझ के अच्छे से ग्रैप्स कर लेते हो उस नॉलेज को, तो आपके 15 मार्क्स कंफर्म्ड है। ठीक है, और ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं रहेगी और मैंने बुक से कवर किया है विद मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स सब चीज़ें ऐड की हैं तुम लोगों को समझाने के लिए अच्छे से। और इसकी जो PDF है वो तो सोल की वेबसाइट पे मिलती ही है, लेकिन जो ये हाईलाइटेड PDF या फिर कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर रखी हैं वो चीज़ें चाहिए, ये वाली PDF चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, इसके वैसे नोट्स नहीं बनाए बिकॉज वैसे नोट्स इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पहला लेक्चर है हमारा ये पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, तो हम ये वाला करने वाले हैं अभी। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारे 6 लेसन है तो हम यूनिट वाइज इनको करेंगे। तो पहला लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस की डेटा साइंस क्या होता है। तो देखो, डेटा इसमें हम पढ़ेंगे डेटा क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है एनालिटिक्स की बिजनेस के अंदर, फिर बिग डेटा क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, देन एप्लीकेशन क्या है बिग डेटा की, फिर चैलेंजेस क्या आते हैं डेटा एनालिटिक्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यूनिट नंबर 1 में करेंगे। ठीक है, और इन सारी चीज़ों से ही हमारे 15 मार्क्स कंफर्म होते हैं। तो अगर ये वीडियो देखते हो तो 15 मार्क्स पूरे हैं। तो मतलब ऐसे करके कुछ 2-3 यूनिट कर लो तो आपके 15 ऐसे करके आप पासिंग मार्क्स अच्छे से लेके आ सकते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डेटा क्या होता है, डेटा साइंस हमारे पास सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन का नाम था इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। तो देखो, डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उनके कितने मार्क्स हैं, और कौन किसने क्या क्या ले रखा है, कोई BCom कर रहा है, कोई BSc कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। साइंस का मतलब उसको समझना और उसको पढ़ना। ठीक है, इंफॉर्मेशन को समझना कि इतने बच्चों ने साइंस ले रखा है, इतने % बच्चों ने आर्ट्स, इतने % बच्चों ने PCB वगैरह ले रखा है, कॉमर्स वगैरह। तो इन सबको समझते हैं जब हम लोग, तो उसी को बोलते हैं डेटा साइंस। ये प्रोसेस है गैदरिंग, मतलब इकट्ठा करना, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करना। पहले डेटा को इकट्ठा करो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, देन उसको एनालाइज करो और फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके आओ कि इस पैटर्न को समझ के। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। आपके यहाँ पे आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है, यहाँ पे 20% बच्चे हैं, यहाँ पे 70% बच्चे हैं कॉमर्स के अंदर, एंड यहाँ पे हमारे 30% बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 50 लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने गैदर कर ली इंफॉर्मेशन। उसके बाद अब एनालिसिस करो। तो देखें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि कॉमर्स में ज़्यादा बच्चे हैं, तो हम कॉमर्स के लिए और बैच वगैरह लेके आएंगे। तो हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरीके से जब हम इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेते हैं तो उसी को बोलते हैं डेटा साइंस। इससे क्या होता है, ये हमारा इनहेंस करता है डिसीजन मेकिंग पावर को, उसको इम्प्रूव करता है। दूसरा, प्रेडिक्टिव एनालिसिस देता है कि आगे फ्यूचर में आपके कॉमर्स के स्टूडेंट क्या पता और बढ़ जाएँ। डिस्कवर करता है हिडन पैटर्न को, पहले हमने नहीं देखा था कि क्या हिडन पैटर्न है, लेकिन अब इसको डिस्कस कर रहा है ये। उसके बाद आता है कि ये डेटा साइंस कहाँ पे यूज़ होता है। तो देखो, ये यूज़ होता है हेल्थ केयर सेक्टर में,
हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे देखा जाता है कि कितने परसेंट जो पेशेंट हैं उनको क्या क्या बीमारीज़ वगैरह हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि क्या चीज़ हम बनाएं, कैसे बनाएं। देन हमारा ई कॉमर्स में कि क्या चीज़ हम सर्विसेज में भेजें, क्या ना भेजें। तो इन सब चीज़ों में और बैंक्स में ये डेटा यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है कि जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो इस डेटा साइंस को पढ़ते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, टूल्स के थ्रू, जैसे कि आर आएगा हमारी नेक्स्ट यूनिट में, मैथमेटिक्स के थ्रू, डेटा बेस के थ्रू, रो डेटा वगैरह के अंदर। Be sure to subscribe to my channel if you haven't already, because subscribing makes you feel good. उसके बाद हमारे पास आता है डेटा क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो डेटा का मतलब होता है रॉ मटेरियल फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसका जो रॉ मटेरियल, जो मेन जो इंफॉर्मेशन होती है उसी को बोलते हैं डेटा। जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस, रिकॉर्डिंग के फॉर्म में हो सकता है डेटा। डेटा को हम दो टाइप से डिस्क्राइब करते हैं। एक तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है, वहाँ पे हम अच्छे से कैटेगरी वाइज डिफाइन करते हैं, जिसमें लिस्ट बनाते हैं, टेबल्स वगैरह बनाते हैं, डेटा सेट्स, डेटा बेस एंड स्प्रेडशीट बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड हो गया, एक स्ट्रक्चर में बना दिया। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जहाँ पे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे कि सब कुछ पैराग्राफ में लिख दिया एंड हमारा यहाँ पे कोई भी इमेजेस, कोई भी ग्राफ, कुछ भी नहीं डाला, तो इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है। तो डेटा को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जो हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव जो नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव जो कि नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव के दो टाइप्स हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, और दूसरे वाले के क्वांटिटेटिव के डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वालिटेटिव क्या होता है। तो देखो, ये डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है जो कि हमें बताता है क्वालिटी के बारे में, जेंडर, टाइप, नेम्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, ये नंबर्स में नहीं होता, न्यूमेरिकल में भी नहीं होता। ये होता है जैसे कि जेंडर है आपका, तो ये मेल हो सकता है किसी का जेंडर, या फिर फीमेल हो सकता है। ये हम ऐसे नहीं बताते फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर, मतलब ये न्यूमेरिकल्स में नहीं होता। ये क्या होता है, एक नंबर, मतलब हम बोले तो ये क्वालिटी के रूप में होता है। ठीक है। ये दो टाइप का होता है अब क्वालिटेटिव डाटा, जो कि होता है डिस्क्रीट, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा वो होता है जो कि नाम या फिर कैटेगरी के ऊपर होता है, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता, कोई रैंकिंग नहीं होती। अगर मैं पूछूं जेंडर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो जेंडर फीमेल और मेल, या फिर मेल और फीमेल। आप इनको ऊपर नीचे यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कलर्स के नाम पूछूं तो रेड, ब्लू, पिंक, या फिर आप बोल सकते हो पिंक, ब्लू, रेड, कुछ भी बोल सकते हो। इसमें कोई रैंकिंग ऑर्डर नहीं होता। तो नॉमिनल डेटा के अंदर कोई भी रैंकिंग ऑर्डर नहीं होता। फिर हम बात करें ऑर्डिनल डेटा, उसके अंदर ऑर्डर भी होता है और रैंकिंग भी होती है। जैसे आप अभी क्या पढ़ रहे हो, मतलब कहाँ पे पढ़ रहे हो, स्कूल में, कॉलेज में, तो पहले आपने स्कूल किया होगा, फिर आप कॉलेज में गए होंगे। तो ऐसे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है आपका, गुड, बेटर एंड बेस्ट। क्लास में रैंक कितनी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ऐसे ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डर होता है, रैंकिंग होती है। यहाँ पे ऑर्डर भी नहीं होता और रैंकिंग भी नहीं होती। उसके बाद हमारा आता है क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा जिसको काउंट किया जा सकता है और मेजर किया जा सकता है। इसके दो टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस जो कि डेसिमल में गिवन होता है, या फिर ऐसे गिवन होता है, जैसे एक तो डेसिमल में हो गया 175.5, ये किसी की सेंटीमीटर में हाइट हो गई। या फिर ऐसे गिवन होता है कि 110 एंड 120, ये हमारी सीरीज़ में होता है कंटिन्यूस डेटा। तो इन्हीं को बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। जैसे कि हाइट बताते हैं हम, वेट, टेम्परेचर, जिसके अंदर डेसिमल्स होते हैं और उसको हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटेटिव है ये। उसके बाद है हमारा डिस्क्रीट डेटा। क्या होता है, तो यूजुअली होल नंबर में होता है। इसके अंदर कोई भी हमारा डेसिमल नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होती, यहाँ पे होल नंबर में होता है। जैसे मैं पूछूं कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, तो आप बता दोगे 1000। आप ये नहीं बोलोगे 999.5 स्टूडेंट्स है, हाफ स्टूडेंट थोड़ी ना होगा, तो आप 1000 बोल दो। कार कितनी आपके पास, आप मतलब पूरी कार ही पाएगी, हाफ कार तो नहीं पाएगी। तो ऐसे होता है। ठीक है। ये टाइप ऑफ डेटा हो गया सारा। उसके बाद हमारे पास आता है 6 एस्पेक्ट्स होते हैं डेटा क्वालिटी के। एक सेकंड में इसको थोड़ा बता। ठीक है। तो अब उन 6 एस्पेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं, रिलेवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलाइनेस, इंटरप्रेटेबिलिटी एंड कोहेरेंस, एसेसिबिलिटी।
तो अभी हम देखते हैं पहले रिलेवेंस कि डेटा है ना शुड बी रिलायबल, मतलब वो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन मैटर करती है, ठीक है। यूज़फुल डेटा होना चाहिए हमारे पास। द रिलेवेंस ऑफ डेटा और स्टैटिकल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट द डिग्री टू विच इट मीट्स द नीड ऑफ, हमें ऐसा डेटा चाहिए जो यूज़फुल है, हमें जिस डेटा की ज़रूरत है वो ही डेटा चाहिए, ठीक है। डज दिस इंफॉर्मेशन मैटर, क्या वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए मैटर करती है, तभी हमें वो यूज़फुल लगेगा। रिलेवेंस का मतलब होता है यूज़फुल डेटा। एक्यूरेसी, कि वो डेटा 100% करेक्ट होना चाहिए, अगर वो करेक्ट नहीं होगा तो फिर कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं होगा, कोई भी फ्रूटफुल डिसीजन नहीं आएगा। अगर डिसीजन अच्छा नहीं होगा तो फिर वैल्यू क्या रहेगी डेटा लेने की। तो जो एक्यूरेसी का मतलब होता है डेटा शुड बी करेक्ट। टाइमलाइनेंस, लेटेस्ट डेटा होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। डेटा जो भी हम यूज़र्स को दे रहे हैं या फिर डिसीजन मेकर्स को दे रहे हैं तो वो टाइम के साथ चेंज होने वाला होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए और टाइम पे अवेलेबल हो। इंटरपरेबिलिटी, सिस्टम वर्किंग टुगेदर, मतलब एक जैसे कि आपने डेटा प्रोवाइड कर दिया कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपने ये नहीं बताया कि उसमें से कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं, ठीक है, ये नहीं बताया तो हम जेंडर कैसे पता करेंगे अगर आपने ये नहीं बताया, सिर्फ बता दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, आपने ये नहीं बताया कितनी गर्ल्स कितने बॉयज़, तो हम इससे जेंडर कैसे पता करेंगे कि इतनी गर्ल्स हैं इतनी बॉयज़ हैं। तो इसलिए सिस्टम हम सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उसके साथ साथ। कोहेरेंस का मतलब कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए। आपने बता दिया कि आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हैं, प्रिंसिपल ने बताया 90 हैं इस क्लास में, और दूसरे टीचर से पूछा उसने बताया 70, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो डेटा है वो कोहेरेंस होना चाहिए, आप भी इतना ही बताओ, प्रिंसिपल भी इतना ही, दूसरा टीचर भी इतना ही। तो कोहेरेंस का मतलब डेटा शुड बी कंसिस्टेंट, हर जगह डेटा सेम होना चाहिए, डेटा चेंज नहीं होना चाहिए ओवर द टाइम, ठीक है। असेसिबिलिटी मतलब आपको इजी टू गेट हो, लोगों के लिए वो अच्छे से आसानी से मिल जाए, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्ट होता है, 2019 में ये आया था। इसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपने कभी चॉकलेट खाई होगी, चॉकलेट के पीछे जो हमारी गिवन होती हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो वो इजी टू गेट है, आप उसको पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर चॉकलेट के अंदर मिक्स की गई हैं। तो ये होती है असेसिबिलिटी। तो डेटा के शुड बी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, इंटरप्रेटेबल, समझ में आने वाला होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और डेटा एनालिसिस क्या होता है। तो एनालिटिक्स और एनालिसिस दोनों फ्रिक्वेंटली यूज टर्म है, कई बार हम इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका मतलब जो है वो अलग होता है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स। डेटा सेट मतलब ये एक डेटा, दूसरा डेटा ये, तीसरा डेटा ये, इन तीनों को मिला दे तो डेटा सेट। In order to find trends, patterns, relationship and other insights that might help in decision making process, मतलब इन तीनों डेटा सेट्स को एक साथ पढ़ना ताकि हमें पता चले क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्नर है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। और इससे क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलते हैं हमें जल्दी से, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो जाती है, और हम आने वाला फ्यूचर है उसके लिए एक प्रेडिक्ट आउटकम लेके आ सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स के 4 टाइप होते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव, एक डायग्नोस्टिक और एक प्रेडिक्टिव एंड प्रस्पेक्टिव। तो 4 टाइप के डेटा एनालिटिक्स होते हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर आपको बताना है कि क्या हुआ था पास्ट में, व्हाट हैपन्ड, पास्ट में क्या हुआ था। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना, पास्ट में क्या हुआ था उसको बताना, पास्ट में क्या हुआ था उसको डिस्क्राइब करना, व्हाट हैपन्ड, ठीक है। इसमें आता है फिर डायग्नोस्टिक का मतलब वाई डिड इट हैपन, मतलब ये क्या हुआ था ये आपने यहाँ पे बता दिया, अब क्यों हुआ था, वाई, ठीक है। उसके बाद प्रेडिक्टिव में होता है व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर में लाइकली टू हैपन मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है आपको ये बताना। देन प्रेस्पेक्टिव में, प्रेडिक्टिव में प्रेडिक्ट करना कि ये फ्यूचर में हो सकता है, ये हमने ट्रेंड्स पढ़े, अलग अलग डेटा पढ़ा, इससे पता चल रहा है कि आने वाले 6 महीनों में हमारा प्रॉफिट एकदम से ऊपर जाएगा या फिर कुछ भी फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है। फिर पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स का मतलब होता है व्हाट शुड वी डन, अब हमें क्या करना चाहिए उस डेटा को समझने के बाद, फाइनल आउटकम निकालने के बाद, व्हाट शुड वी डन,
वी डू, हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कि इसके जो ये डेटा है टाइप्स, उनमें क्या क्या, मतलब आसानी से अगर पढ़ना है तो ये टेबल देख लो। देखो हमारे 4 टाइप के डेटा होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रस्पेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोकस करता है व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ था पहले। यहाँ पे फोकस करता है वाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ था। व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है आगे। एंड व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। क्या हुआ था, व्हाट हैपन्ड, वाई डिड इट हैपन मतलब क्यों हुआ था, एंड क्या हो सकता है, और क्या करना चाहिए हमें। तो ये सारे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की प्रोसेस क्या है। तो देखो सबसे पहले हमें पहला स्टेप है डेटा को कलेक्ट करना। सबसे पहला स्टेप है डेटा का कलेक्शन करना। डेटा एनालिसिस कहाँ से शुरू होता है, कलेक्शन, वन जनरेट डेटा। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपको क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है डिफरेंट सोर्सेज से, जिसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, लेटेस्ट डेटा होना चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है डेटा क्लीनिंग। यहाँ पे क्या होता है, डेटा को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करो, जैसे रो में, कॉलम्स में, ऐसे बनाओ। रो में ऑफन समटाइम्स मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करो कि कुछ चीज़ें हमें नहीं मिली, उनको फाइंड आउट करो। रिमूव करो कुछ चीज़ों को, करेक्ट करो अगर कोई एरर हमें मिल रहा है तो। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करो, स्टैंडर्डाइजेशन करो, डेटा को क्लीन करो एक तरफ से, ऐसा बोल सकते हैं। एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या होता है, डेटा को आप आपने क्लीन कर लिया, अब उसको एक स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशनशिप बनाओ कि डेटा का क्या मेन स्ट्रक्चर है, ढांचा क्या है। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है कि जेंडर है तो मेल फीमेल में डिस्ट्रीब्यूशन करो, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनको समझो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है कैसे, स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फॉर्मेट, सूटेबल एनालिसिस, नॉर्मलाइज वैल्यू, एग्रीगेटिंग डेटा, न्यू फीचर्स उसमें ऐड करो और फिर इस तरीके से डेटा को ट्रांसफ़र करो। जैसे कि आप हो, अभी आप फिट नहीं हो, आप बहुत मोटे हो, लेकिन आप 30 डेज़ का चैलेंज ले रहे हो जिम जाने का, तब आप फिट हो जाओगे। ठीक है, तो आप अपने अंदर क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। तो ऐसे ही डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। कुछ चीज़ें डेटा के अंदर आज नहीं है तो वो इंक्लूड करनी होती है, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको हटाना होता है। डेटा मॉडलिंग का मतलब होता है कुछ कॉमन टेक्निक्स होती हैं जिसको जो हमें सीखनी होती हैं, जैसे मशीन लर्निंग, मैथमेटिकल, ये अप्लाई करनी होती है डेटा के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिसर्च के क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए। डेटा इंटरप्रिटेशन लास्ट स्टेज होता है डेटा एनालिसिस का, जहाँ पे हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या आ सकता है, मीनिंग ऑफ फाइंडिंग, डेटा की क्या हम आगे रिकमेंडेशन देते हैं, वो डेटा एनालिटिक्स का लास्ट स्टेप होता है, उसके अंदर हम इसको देखते हैं। अभी हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस, की एनालिटिक्स जो है इसकी बिजनेस के अंदर क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है। डेटा एनालिटिक्स हमें हेल्प करता है इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में, या फिर बोले तो हमारी जो प्रोसेस है उनको इनहेंस करने के लिए। और आज कम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो इसके अंदर डेटा एनालिटिक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब किताब की बातें हमने पढ़ी। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस, कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसकी प्रेफरेंस है, इनको समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हमें कुछ टाइप ऑफ डेटा मिलता है, ये हमें 3 टाइप के डेटा मिल गए। यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं कि आगे यहाँ पे इतनी 6% वुमेंस यूज़ करें कुछ चीज़, यहाँ पे 80% यूज़ करें, 18%, यहाँ पे 50%। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में किसकी प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये 50% और इंक्रीज़ हो सकता है फ्यूचर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ये कस्टमर का बिहेवियर है, इसको इसकी जो डिमांड है उसको और इंक्रीज़ होगी, तो हम इसकी सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे, ये चीज़ ज़्यादा बनाएंगे जो 50% वाली है। कुछ भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले सकते हो या फिर किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या नीड है कस्टमर की, और पर्सनलाइज करते हैं, उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये सबसे पहला जो फीचर है डेटा एनालिटिक्स का होना। दूसरा, इम्प्रूविंग बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस की प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे, एक तो हम इन्वेंट्री का एनालिसिस करते हैं कि कितना हमारे पास स्टॉक है,
दूसरा, हम अपनी सप्लाई चेन को देखते हैं कि कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ऑप्टिमम एफिशिएंसी के साथ उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्प्रूव करता है हमारी बिजनेस की प्रोसेस को। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अप्लाई होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक में, हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड को फोरकास्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पे ये अप्लाई किया जाता है। ओके, देन वी हैव वाइज फाइनेंशियल डिसीजन। पैसों से जो रिलेटेड डिसीजन होते हैं उनको अच्छे से लेने के लिए, उनको बजट बनाने के लिए, रिवेन्यू फोरकास्ट करने के लिए हमें ये ज़रूरत होती है। इससे हम पता चल सकता है कि हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होगा, तो इतना हमें बजट लेके चलना चाहिए, हम रिस्क इतना % ले सकते हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट इतना होने वाला, कितना लोन हमें लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है, कितना इंटरेस्ट रेट हम दे सकते हैं लोन रीपेमेंट में, लोन को जब हम वापसी पेमेंट करते हैं उस टाइम के ऊपर। उसके बाद आता है, ये हेल्प करता है बेटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करता है। जब हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसकी व्यूज़ पॉइंट्स पता चलती हैं। जिससे क्या होता है, जो ऑप्टिमाइजेशन होता है यूसेज का, तो उससे हमारा ये होगा, जैसे कि हम नेटफ्लिक्स हैं यूज़ करते हैं कस्टमर के व्यू डेटा को क्रिएट करने के लिए ओरिजिनल कंटेंट को कैसे यूज़ करता है, जैसे कि जेनरिक्स है, एक्टर्स है और थीम्स है, विल मूव एन ऑडियंस देयर्स इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि इस एक्टर को लोग ज़्यादा देखते हैं, तो क्या करेगा नेटफ्लिक्स, इस एक्टर की ज़्यादा वीडियोस नेटफ्लिक्स पे डलेंगी, ज़्यादा वेब सीरीज़ वगैरह नेटफ्लिक्स पे डलेंगे। तो इससे क्या होता है, ये एनालिसिस में हमें हेल्प करता है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स को भी हेल्प करता है, लोगों को चूज़ करने में कि किसको हम कंपनी के अंदर लेके आएँ, किसको बाहर निकालें। ऑप्टिमाइजेशन करता है इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, जो ऑप्टिमाइज़ होता है सप्लाई चेन की मैनेजमेंट, ताकि देखो हम सप्लाई कब बढ़ाएंगे, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। आगे से कोई डिमांड करेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। अब हम डिमांड पहले से पता लगा लें कि आगे हमारी डिमांड बढ़ने वाली है, तो अभी हम सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है, ये क्या करता है, न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। अब देखो हमने ट्रेंड पढ़ा कि इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, जैसे अब रिलायंस के हैं जो मुकेश अंबानी जी, उन्होंने अभी वो भी ख़रीद लिया है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह वगैरह की कंपनी। तो उन्हें पता है कि आगे चल के जितना भी उनका जो बिज़नेस है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होने वाला है, तो दे आर मतलब परचेजिंग दीज थिंग्स। तो ऐसे ट्रेंड्स को एनालिसिस करने में भी ये डेटा एनालिटिक्स हेल्प करता है हमें। उसके बाद है हमारे पास चैलेंजेस क्या आते हैं डेटा एनालिटिक्स में, सॉरी बिग डेटा क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो बिग डेटा, तो बिग यहाँ पे है और फिर डेटा। डेटा हमने देखा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। बिग का मतलब बड़ा, ह्यूज। तो देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, बिग डेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। लार्ज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब साइज में ज़्यादा। और अब हमारे पास ज़्यादा डेटा होगा, तो जो पहले के ज़माने के जो लोग थे वो इसको मैनेज करना, स्टोरेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, इसलिए उनको इनएफिशिएंट बोला जाता था। इसीलिए आज के ज़माने में हम कंप्यूटर स्पेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिग डेटा फास्ट मूविंग है, स्टोर्ड किया जा सकता है, और कॉम्प्लेक्स है, वास्ट है, ये आप सब लिख सकते हो। ये क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डेटा के। ठीक है, ये हमें है जो हमारा स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है ये सॉरी। रियल वर्ल्ड के अगर एग्जांपल्स चाहिए तो देखो, सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ बिग डेटा कुड बी इंस्टाग्राम। एवरी मिनट मैनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आर शेयर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। इंस्टाग्राम पे हर एक मिनट में बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर की जाती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, फिर दूसरा है ट्विटर, जो कि जनरेट करता है बिलियंस ट्वीट्स पर ईयर। ईच ट्वीट कैन कंटेन टेक्सचुअल डेटा, इट कैन बी इमेज, ऑडियो। तीसरा है जीमेल या फिर आउटलुक, जहाँ पे हम मेल शेयर करते हैं। फिर हमारे पास आता है व्हाट्सअप, बैंक्स, ई कॉमर्स, वेदर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, बिग डेटा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट होता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सअप और स्नैपचैट, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बिग डेटा यूज़ होता है। ठीक है, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बिग डेटा के, तो 5 वी है, ये याद रखना है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे पहला वी है वॉल्यूम। बिग डेटा है, उसकी जो अमाउंट होती है वो ह्यूज होती है, बहुत बड़ा होता है, इसके नाम में ही है बिग डेटा। ठीक है,
जैसे कि आप लिख सकते हो यूट्यूब पे जैसे हमारे 100 सब्सक्राइबर आई थिंक अभी, तो इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो ये बिग डेटा है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो वो क्या है, बिग डेटा है, ठीक है। और ये तो एक इंडिविजुअल का हो गया। अब यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चैनल्स है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के, तो वो होता है एक बिग डेटा। जैसे कि द कमेंट्स, लाइक्स, पोस्ट शेयर्ड बाय बिलियंस ऑफ यूज़र ऑफ फेसबुक एवरी डे, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम। उसके बाद हमारा आता है वेलोसिटी, स्पीड, किस स्पीड पे वो डेटा जनरेट किया जाता है, देन प्रोसीड किया जाता है और एनालाइज किया जा सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट के सिस्टम 2 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ऊपर जा सकता है स्टॉक मार्केट, फिर दम से नीचे आएगा। तो ये क्या है, स्पीड, वेलोसिटी कितनी है। फिजिक्स में किसी ने पढ़ा होगा, अगर है तो, नहीं है तो भाई क्या ही कर सकते हैं। जनरेटेड, प्रोसीड एंड एनालाइज्ड। फिर है वैरायटी, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है। देखो अब इंस्टाग्राम है, उस पर कोई अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करता है, कोई एआई से जनरेटेड वीडियोस पोस्ट करता है, कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता है, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। तो ये क्या है, वेराइटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। विच कैन नॉट बी स्ट्रेट ऑलवेज यूज। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल वीडियोस फॉर यूट्यूब के पास जो वीडियोस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, किसी भी एक टॉपिक पे सेम नहीं। ट्वीट्स जो आती हैं ट्विटर के ऊपर, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। वेरासिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, 100% करेक्ट डेटा होना चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस। हम जैसे कि अभी किसी ने पोस्ट किया, कल ही आई थी न्यूज़ कि एलवीस यादव के ऊपर 10 करोड़ रुपए का वो लगा है कि किसी ने 10 करोड़ रुपए मांगे, अगर नहीं देगा तो उस पर गोली वगैरह चलेंगे। तो ये ट्रस्ट वाली न्यूज़ है, बिकॉज ये हमें एनडीटीवी वगैरह चैनल्स ने दी है, जो कि नेशनल न्यूज़ के चैनल्स हैं, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो डेटा मेसी होना चाहिए, मेसी हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, मिसलीडिंग भी हो सकता है। कुछ छोटे यूट्यूबर्स होते हैं या फिर वैसे ही उस इंफॉर्मेशन को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए वो कर लेते हैं, व्यूज़ के लिए, ठीक है। वैल्यू का मतलब होता है इनसाइट्स और बेनिफिट्स हमें क्या मिल रहे हैं उस डेटा से। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, 15 मार्क्स आपके पक्के हैं, तो इससे क्या होगा, आपको इस डेटा से क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन कहीं ऐसा डेटा भी होता है जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, फिर भी हम दिखते रहते हैं, जैसे कि रील्स हो गई। तो इंक्रीजिंग सेल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर हमें जैसे कि आपको अगर 15 मार्क्स मिलते हैं तो इससे कि भाई हाँ, इससे हमारा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हुआ है, तो आप मेरे कस्टमर्स हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हुआ, तो इसकी व्यूज़ बढ़ेंगे, सेल्स, मतलब हम मान सकते हैं इसकी सेल्स बढ़ेंगी, उस तरीके से। अब हमने बहुत बार बात कर ली कि ट्रेडिशनल डेटा और बिग डेटा, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ये लिमिटेड होता है और ये वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। ये प्राइमरी होता है, पहले होता था ऐसा। ये स्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। ये बस एक बार डिफरेंस देख लो। यहाँ पे स्लोवर इंसाइट्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें रियल टाइम के मिलते हैं। यहाँ पे हमारा एसक्यूएल पे बेस होता है, जो कि रेशनल जो बोलते हैं डेटा बेस होता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे होता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख सकते हैं यहाँ पे लिमिटेड सोर्सेज हमें मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल है। जैसे सोशल मीडिया हो गया, आईओटी हो गया, सेंसर्स हो गए, तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज हमें मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे एनालिसिस, हिस्टोरिकल डेटा पे फोकस होता है, और यहाँ पे फ्यूचर पे या फिर प्रेजेंट पे फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट के ऊपर हम फोकस नहीं करते, जो गया वो गया। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा की क्या एप्लीकेशंस है, सबसे पहले ये तो बैंकिंग में, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर में और एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम आता है हमें बिग डेटा। तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर क्या होता है, हम ये अलाउ करता है एनालिसिस करने में, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या क्या रिस्क आने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड, और उसके लिए हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैसिव डेटाबेस होता है जिसमें मेडिकल जर्नल्स होते हैं, पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स, क्लिनिक ट्रायल्स होते हैं, जो कि हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। रिटेल और ई कॉमर्स में भी यूज़ होता है इसका, जिससे हमें समझ आता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है। जैसे आप यूट्यूब पे हो, कुछ परचेज कर रहे हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो हिस्ट्री है उससे पता चलता है अमेजोन वालों को कि ये आगे फ्यूचर में क्या परचेज कर सकता है, तो आपको वही चीज़ शो करेंगे। और आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है उससे यूट्यूब को भी पता चलता है, डिफरेंट चीज़ों को भी पता, इंस्टा को भी पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम को, वो भी आपको वही चीज़ शो करेगा। आपको कभी लगता है ना मैं अभी ये सोच रहा था और यही चीज़ मुझे यहाँ पे मिल गई, दे नो, बिकॉज आपकी सारी हिस्ट्री शेयर्स होती है अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स। ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई, ठीक है, कार्ट में जो आपने आइटम्स जोड़ रखे हैं वो, और पास्ट पहले जो परचेज कर रखे हैं उसके बेसिस पे वो रिकमेंड करते हैं आपको, ठीक है। फिर है फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड,
तो ये आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में फ्रॉड्स को, ठीक है। हमें और जो अनफेमिलियर लोकेशन होती है, डिवाइसेस होते हैं, उनसे हमें फ्लैग अलर्ट प्रोवाइड कर देता है। जैसे आज तो ट्रू कॉलर आ गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। बिग डेटा से हमें ट्रैफिक पता चलता है, रूट ऑप्टिमाइज होता है और रिड्यूस करता है कंजक्शन और इम्प्रूव करता है ट्रैवल की एफिशिएंसी गूगल मैप्स के थ्रू, जीपीएस के थ्रू, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में कितना हेल्प करते हैं गूगल मैप्स, हमें बहुत ज़्यादा, जिससे हमें डिले नहीं होता। हम डायरेक्टली लोकेशन भरते हैं और चले जाते हैं उसी रास्ते से, कोई डिले वगैरह नहीं होता। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स स्टडी करता है कि आप आपने कितनी देर देखी, कब पॉज करी, कहाँ पे स्किप करी। इस डेटा को वो यूज़ करते हैं और रिकमेंड करते हैं आपको फिर उसी टाइप का सिमिलर कंटेंट जो कि आप देखना चाहते हो। एजुकेशन में क्या होता है, आपकी जो स्टूडेंट की ये ट्रैक करता है परफॉर्मेंस, देन आपकी लर्निंग के गैप्स को जो समझता है, फिर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे खान अकेडमी ये प्रोग्रेस करती है, रिकमेंड करती है प्रैक्टिस। जैसे कि आपने कल ही कमेंट किया था कि यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स की वीडियो लेके आओ यूनिट वाइज, तो मैंने आज यूनिट 1 बना दी। तो ये एजुकेशन में ऐसे बिग डेटा हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या लोग मांग रहे हैं, किस प्रकार की डिमांड आ रही है, तो जिसकी डिमांड आ रही है हम उसी को प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है। गवर्नमेंट को हेल्प करता है, जैसे सिंगापुर स्मार्ट नेशन इनिशिएटिव आया था जिससे आईओटी का डेटा यूज़ किया था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए चीज़ें चाहिए, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का इम्प्रूव करना होगा। फिर एनर्जी और यूटिलाइज़ करने में हेल्प करता है कि कंजप्शन पैटर्न्स क्या है, आपके घर का बिजली का बिल है उससे पता चलता है। फोरकास्ट करता है डिमांड कि आगे फ्यूचर में कितनी डिमांड इंक्रीज हो सकती है, और इससे जो हमारी जो एनर्जी की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं, यूज़र जनरेटेड आप कंटेंट देखते हो, जैसे पोस्ट, कमेंट्स, ट्वीट्स वगैरह, उसमें आपके ओपिनियन होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, लोग इनको पढ़ते हैं। आप सोचते हो आपके जो कमेंट्स हैं, ट्वीट्स हैं, कोई नहीं पढ़ता, नो रियली कंपनीज पढ़ती हैं कि किस टाइप का व्यूज़ उस पर आ रहे हैं, ठीक है, कैंपेन स्ट्रेटजीज़ के लिए कि लोगों को क्या चाहिए। अब चैलेंजेस क्या आते हैं डेटा एनालिटिक्स में, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ओके। गेटिंग पुअर क्वालिटी डेटा, एक तो हमें डेटा की जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं मिल रही, पुराना डेटा मिल रहा है, और वो डेटा कई बार तो ये होता है यहाँ पे कुछ और लिखा होता है, दूसरी जगह पे कुछ और, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट डेटा जिससे हमें क्या होता है, हमें अगर डेटा गलत मिल रहा है तो हम उसका एनालिसिस भी रॉन्ग करेंगे, एंड एनालिसिस रॉन्ग हो गया तो उसका जो डिसीजन आएगा फाइनल वो तो ऑफकोर्स इनकरेक्ट आएगा। फिर है कॉम्प्लेक्स है, बिग डेटा को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये डिफरेंट सोर्सेज पे है, जैसे आईओटी डिवाइसेस पे, सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे डिवाइसेस पे ये अवेलेबल होता है, तो इनको स्टडी करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। सीड साइज ऑफ बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक काम आता है कि हमें हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, इसको स्टोर करना, प्रोसेस करना, एनालिसिस करना। हाई वेलोसिटी डेटा मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जल्दी से प्रोड्यूस हो गया, जनरेट हो गया एंड देन ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेंसिटिव डेटाज होते हैं, कई बार हम उसको मतलब कुछ चीज़ होती है जिसको हम लीक नहीं कर सकते, उससे क्या होगा, अगर हमने लीक कर दी किसी की रेपुटेशन ख़राब हो सकते हैं, या फिर हमारे ऊपर लीगल पेनल्टीज लग सकते हैं। जैसे किसी की भी फ़ोटो है, अगर उसकी बिना पूछे हम उसकी फ़ोटो लीक करें तो उसके हमारे ऊपर लीगल एक्शन वो ले सकता है जिसकी भी वो फ़ोटो थी, तो ये क्या हो गया, सेंसिटिव डेटा। उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा को स्टडी करने के लिए हमें डेटा साइंटिस्ट चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कम एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत कम ही डेटा साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे हैं जो इनको स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने मशीन लर्निंग की शुरुआत करी, ठीक है, टूल्स की स्टार्टिंग की, और इसी से हमें पता चलता है कि ये ज़्यादा मेथड्स हैं जिससे कि हम इन चैलेंजेस को रोक सकते हैं। ये हमारे पास चैलेंजेस हैं, तो ये हमारे चैलेंजेस हो गए। एक बार समरी देखते हैं इसकी। तो इस लेसन में हमने देखा डेटा क्या होता है, रॉ इन्फॉर्मेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स क्या होता है, देखो डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड पर्सपेक्टिव। फिर उसके बाद डेटा के 2 टाइप होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव के 2 होते हैं जो कि न्यूमेरिकल में मेजर किया जा सकता है, 2 होते हैं उसके, एक तो जो हमारा एक हमारा होता है यहाँ पे आई थिंक हाँ डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस, और क्वालिटेटिव का होता है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। उसके बाद है हमारे डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिग डेटा के 5 वी होते हैं,
जिसका है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और वेरासिटी और वैल्यू। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं, डेटा को इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, प्राइवेसी पे, फिर जो जो हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं हैं डेटा को समझने के लिए। सो हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्वेश्चंस भी आए, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस इफ़ यू वांट, बट हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। देखो चैलेंजेस भी हो गए, एप्लीकेशंस भी कर ली, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर ली जिसमें 5 भी थे, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, स्केल डेटा भी कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिक्स कर लिया जो 4 था। फिर उसके बाद डेटा क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, डेटा मतलब रो इन्फॉर्मेशन, डेटा साइंस का मतलब अंडरस्टैंडिंग और स्टडिंग, डेटा एनालिटिक्स उसको एक प्रोसेस में समझना डेटा का। तो हमने सारे क्वेश्चन, सारे यूनिट पूरी बुक से कंप्लीट किए हैं। तो आई थिंक समझ आ गई होगी। एक सेकंड में हम वहीं पे चलते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। सो हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट नंबर 1, जो कि आपके 15 मार्क्स गारंटी करती है। अब आपको कोई भी मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो और उसको देख सकते हो, ठीक है, समझ आ जाएगा और आप कर सकते हो उसको। Please like and subscribe.